हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम आप सबके लिए जो है वो एमसीक्यूज़ का एक सेशन लेके आए हैं जिसमें हम आपके साथ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। हमारा जो मेन फोकस है फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एग्ज़ाम होने वाला है उस पे हमने बहुत सी एमसीक्यूज़ वीडियोस डाल रखी हैं पहले से ही, जो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो उसके अलावा भी हमारा जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम होगा उसकी भी हमने डिफरेंट एमसीक्यूज़ की जो वीडियोज़ हैं वो डाली हुई हैं। तो आप हमारे चैनल पे विज़िट कीजिए, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। वहाँ पर डिफरेंट एमसीक्यूज़ के सेशन हमने डाले हुए हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। तो इसके अलावा भी आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं डिफरेंट इंफॉर्मेशंस के लिए। जब भी कोई अपडेट आती है हम आपके लिए अपडेट लाते हैं, हर तरीके से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो हम उसके भी आपका साथ दे सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, जो कि पहले जितने भी एग्ज़ाम हो रखे हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार के, जो एग्ज़ाम हुए हैं पहले डिफरेंट स्टेट्स में हुए हैं, जहाँ पे भी ये पोस्ट पहले से थी, वहाँ पे जो एग्ज़ाम होते थे असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो देखो, जो कोऑपरेटिव का सिलेबस है वो तो सेम ही है, ठीक है। बाकी चेंजेस भी हैं, वो तो स्टेट के हिसाब से थोड़ी थोड़ी चेंजेस हैं, बाकी जो मेन चीज़ है वो तो सेम ही है। तो इसलिए हमने क्या सोचा कि हमने डिफरेंट जो क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस किए, खुद पढ़े हैं, तो उस हिसाब से हमने वो क्वेश्चंस देखे कि जो क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में। ये क्वेश्चन एक ना एक ऐसा क्वेश्चन होता ही होता है। तो आपको पता ही है कि जो ये एग्ज़ाम होने वाला है इसमें खाली एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का पोर्शन नहीं है, इसके अलावा भी बहुत से पोर्शंस हैं जो उनने सिलेबस में मेंशन किए हुए हैं। कंप्यूटर है आपका, जनरल साइंस है, ज्योग्राफी है आपकी, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, पॉलिटी है आपकी, ये सारे टॉपिक्स हैं, वो सारों के हिसाब से आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो आएगा। और जनरल नॉलेज तो मेन है, करंट अफेयर्स सारे पूछे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए। तो आज की जो वीडियो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे तो इसमें हम देखते हैं कितने एमसीक्यूज हम कर सकते हैं आज। वो आज करेंगे, तो बाकी जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? वन ऑफ द इम्प्लीमेशन, सॉरी मैं इनकी रिलेशन लिख दिया, वो थोड़ा गलत हो गया होगा। तो वन ऑफ द इम्प्लीमेशंस ऑफ इक्वलिटी इन सोसाइटी इन द एब्सेंस ऑफ। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, वन ऑफ द इम्प्लीमेशन ऑफ इक्वलिटी इन सोसाइटी इन द एब्सेंस ऑफ। तो इसके जो ऑप्शंस हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आप वीडियो को पॉज कीजिए, तो अपना आंसर जो है वो लिख लीजिए। तो मैं तो आपको आंसर बताऊंगा ही, तो आपके साथ हम आंसर डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आप कितने क्वेश्चंस जो हैं वो ठीक कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है प्रिविलेजेस, सेकंड आ गया कम्युनिकेशन, थर्ड आ गया इक्वलिटी, फोर्थ आ गया ट्रांसपोर्ट। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वलिटी इन सोसाइटी इन एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफ गार्ड वन राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। आपको पता ही है कि आजकल सोसाइटी में यह चीज़ तो देखी जाती है कि मतलब हम बोलते हैं कि आप आगे पीछे देख भी सकते हैं कि भाई हमने क्या अपनी मर्जी की बंदे से शादी करना है, मैंने अपनी मर्जी के लड़के से शादी करनी है, या मैंने अपनी मर्जी की लड़की से शादी करनी है। तो ये जो हम बात करते हैं भाई, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा दिया हुआ है ना, कुछ सेफ गार्ड ऐसा दे रखा है, आर्टिकल दे रखा है जिसके तहत हम ऐसा फ्री इंडिपेंडेंट होकर ये चीज़ बोल सकते हैं कि भाई हम अपनी मर्जी के साथ अपना लाइफ पार्टनर को चुन सकते हैं, अपनी मर्जी के बंदे के साथ हम लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। तो वही क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जिसमें ये चीज़ कही गई है, वन राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। तो आर्टिकल 21, आर्टिकल 12, आर्टिकल 19 या आर्टिकल 14। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर जो है, आपको अगर पता है तो अपना आंसर जो है वो लिख लीजिए। होप आपका स्कोर जो है मेरे हिसाब से अच्छा होना चाहिए, आपकी प्रिपरेशन आपको पता लग जाएगी कि इतनी हो चुकी है। तो इसका जो आंसर है वो है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में ये चीज़ मेंशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द नाइन्थ शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ हुम। तो जो नाइन्थ शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, जो इंट्रोड्यूस किया गया था,
वो किसकी, जब कौन प्राइम मिनिस्टर था जिनके टाइम पीरियड में ये 9 शेड्यूल है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था, ठीक है, किसकी लीडरशिप में ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो इसके ऑप्शंस आप देखें, पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सेकंड है एपीजे अब्दुल कलाम, थर्ड है मोदी जी और फोर्थ है इंदिरा गांधी। तो आपके हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि किसकी जो प्राइम मिनिस्टरशिप में किसके क्या बोलते हैं लीडरशिप में जो जो 9 शेड्यूल है उसको इंट्रोड्यूस कराया गया था। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत से एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इस किसके लीडरशिप में कराया गया था, जवाहरलाल नेहरू जी की लीडरशिप में ये काम करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ऑल इंडिया सर्विस लाइक आईएएस आईपीएस एंड एसीबी विल अंडर द कंट्रोल ऑफ। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या पूछता है, सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए कि जो भी इंडियन सर्विसेज हैं जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, एसीबी हो गया, तो ये किसके कंट्रोल में आती हैं, ठीक है, किसके कंट्रोल में रह के ये वर्क करती हैं। तो सबसे पहली बात आप ऑप्शंस देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर या सेंटर। तो आप अपना आंसर बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर लिखिए और फिर मैं आपको तो आंसर बताऊंगा ही कौन किसकी लीडरशिप में करती हैं। तो ये करती हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर रह के ये काम करते हैं सब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। आईसीए फाउंड इन द ईयर, जो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस था वो कब स्टार्ट हुआ था, इन द ईयर। फर्स्ट ऑप्शन है 1895, ठीक है, 1999, 1987 या 1989। तो आपके हिसाब से क्या आंसर है इसका, आप वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर मेंशन कीजिए। इसका आंसर है इन द ईयर 1895। तो फ्रेंड्स इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ आपको मैं एक चीज़ क्लियर करूँ, बहुत से बच्चों को इस चीज़ की प्रॉब्लम होती है कि उनको समझ में नहीं आता, क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि नाबार्ड जो एक्ट था वो कब आया था, ठीक है। नाबार्ड एक्ट आना और उसकी इस्टेब्लिशमेंट होना दोनों में फ़र्क होता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है ना, कोई भी एक्ट आता है ना उसको लाया जाता है, उसको पास करवाया जाता है, ठीक है, कि भाई हमने ये एक्ट पास करवाना है। पास होने के बाद उसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है, पास वो एक ईयर में हो सकता है और इस्टेब्लिशमेंट उसके किसी कोई और ईयर में उसकी इस्टेब्लिशमेंट हो सकती है। जैसे सपोज कीजिए, जैसे ए एक्ट है, उसकी एक्ट आया वो 1999 में है, लेकिन उसकी इस्टेब्लिशमेंट जाके हुई है 2002 में। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन ये चीज़ क्लैरिफाई करनी है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो इस्टेब्लिशमेंट पूछ रहा है या वो एक्ट कब आया ये चीज़ पूछ रहा है। तो कई बच्चे आगे पीछे कर देते हैं, पूछा कुछ होता है, ईयर कोई और डाल देते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, डैश implies economic, political and social brotherhood among the cooperatives of the various countries of the world। तो कौन जो है बताता है कि implies the economic, political and social brotherhood among the cooperatives of the various countries of the world। कौन बताता है, एनसीडीसी बताता है, नाबार्ड बताता है या कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ बताता है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर हमारे साथ शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स मैं आपको पहले ही बताऊं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन भी करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं वो सही लगे। तो अगर आप किसी भी क्वेश्चंस की आपको क्वेरी रहती है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 7, देयर आर डैश प्रिंसिपल्स ऑफ द कोऑपरेटिव रिवाइज्ड बाय आईसीए इन 1995, ठीक है। तो कितने प्रिंसिपल्स थे कोऑपरेटिव्स के जिनको रिवाइज किया गया था बाय इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस इन द ईयर 1995, कितने थे। हाँ, अब इसमें मैंने एक गलती कर दी है। अब इनमें से जो ऑप्शन है आप मुझे बताइए कि इनमें से ऑप्शन कौन सा है जो सही है। अगर आपको पता होगा तो आप 1 मिनट में बता देंगे मुझे। फ्रेंड्स इसका आंसर है 7, और इधर मैंने वो ऑप्शन ही नहीं लिखा है, ना 2 है, ना 9 है, ना 10 है, ना 12 है, वो मेरे से गलती हो गई है। इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 7 है। 7 है, देयर 7 प्रिंसिपल्स जो थे कोऑपरेटिव के जो रिवाइज किए गए थे आईसीए द्वारा इन द ईयर 1995। अब मुझे बताइए कि आईसीए जो है वो इस्टेब्लिश कब हुआ था, ये चीज़ आप मुझे बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, कार्वे कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन द ईयर, ठीक है।
जो कार्वे कमीशन थी उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी कौन से ईयर में, ठीक है। और आपको बताइए आप मुझे ये चीज़ भी बताना कि कार्वे कमीशन को लेड किसने किया था, कौन उसको लीड कर रहे थे, ठीक है। तो इसने अपनी रिपोर्ट कौन सी ईयर में सबमिट कराई थी, ऑप्शन देखिए अपने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1966, ऑप्शन नंबर सेकंड 1989, ऑप्शन नंबर थर्ड 1978 या ऑप्शन नंबर फोर 1897। तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर बताइए कि आपका आंसर क्या आता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1966 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द मैगजीन द कोऑपरेटर इज पब्लिश्ड बाय, जो एक मैगजीन थी कोऑपरेटर उसको किसने पब्लिश करवाया था। तो इसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, NCUI, NCDC, नाबार्ड या ICA। तो फ्रेंड्स वीडियो को पॉज करके आंसर बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट NCUI। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, ये आप तक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सिंगल पर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटी आर एक्सक्लूसिवली ऑर्गेनाइज्ड इन, जो सिंगल पर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटी थी उसको ऑर्गेनाइज कहाँ पे किया गया था, ठीक है। तो कहाँ पे किया गया था, ऑप्शन हम देख लेते हैं इसके। ऑप्शन नंबर फर्स्ट डेनमार्क, ऑप्शन नंबर सेकंड जर्मनी, ऑप्शन नंबर थर्ड इंग्लैंड या ऑप्शन नंबर फोर लंदन। तो क्या आंसर है इसका, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट डेनमार्क में इसको फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया गया था। किसको, सिंगल पर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटी को। आगे क्वेश्चन नंबर 11, NCDC एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, जो NCDC है उसको कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुई थी। मैंने आपको पहले ही एक चीज़ अभी मेंशन की थी, फिर देखो ये क्वेश्चन में भी पूछ रहा है कि एस्टेब्लिश कौन से ईयर में हुआ है। तो कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ है, ऑप्शन फर्स्ट कहता है 1963, सेकंड कहता है 1999, थर्ड कहता है 1987 एंड फोर्थ कहता है 1988। तो कौन सी ईयर में एस्टेब्लिश हुई थी, इन द ईयर 1963। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कोऑपरेटिव्स इज एस्टेब्लिश्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइब्स। कौन सा ऐसा कोऑपरेटिव्स है जिसको एस्टेब्लिश किया गया, जिसकी स्थापना की गई फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइब्स, ठीक है। तो कौन सा कोऑपरेटिव्स था, देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट लैम्प्स, थर्ड आ गया, सेकंड आ गया बर्ड्स, थर्ड आ गया स्पैरो। तो इसका क्या आंसर है, जो लैम्प्स, इसका फर्स्ट आंसर ऑप्शन जो है, ऑप्शन फर्स्ट लैम्प्स जो है वो करेक्ट आंसर है, जो इसको ट्राइब की डेवलपमेंट के लिए इस्टेब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, NDDB इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर, जो NDDB है वो कौन से ईयर में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। तो ऑप्शन देखिए इसके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो क्या कहता है, 1965 है, 1999 है, 1987 है या 1980 है। तो आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर है इन द ईयर 1965। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ फिर से बता देता हूँ कि अगर आपको कोई भी MCQ सेशन चाहिए तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का भी आपको मिल जाएगा और असिस्टेंट रजिस्ट्रार की भी आपको डिफरेंट MCQs वीडियोस मिल जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, RBI एक्ट पास्ड इन द ईयर, जो RBI एक्ट था पास इन द ईयर, देखिए जो बातें मैं आपको बोल रहा हूँ ना वो सामने आपके आ रही हैं। एक्ट जो है वो कौन सी ईयर में पास किया गया था, RBI एक्ट कौन सी ईयर में पास किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन देखिए 1934, सेकंड देखिए 1999, थर्ड देखिए 1980, फोर्थ देखिए 1989। अब मैक्सिमम बच्चे इधर एक चीज़ बोलते हैं, सर यहाँ पे तो 1935 होना चाहिए, वो 1935 ढूंढ रहे होंगे, बोलेंगे 1935 होना चाहिए। फ्रेंड्स एक्ट कब आया, एक्ट का पास हुआ, उसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई, दोनों अलग कंसेप्ट हैं, इन दोनों को आप एक लेके मत चलिए, तो आपका क्वेश्चन नहीं तो गलत हो जाना है। तो ये एक्ट जो पास हुआ था इन द ईयर 1934 में, तो उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी इन द ईयर 1935 में, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ, द स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वेस्ट विद, जो जो स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो ऑडिट करवाया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी किसके हाथ में होती है, वो किसके हाथ में होती है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए रजिस्ट्रार, सेकंड देखिए स्टेट लेजिस्लेटर, थर्ड देखिए गवर्नर या फोर्थ देखिए CM।
तो किसके हाथ में होती है? वीडियो को पॉज करके अपना आंसर मुझे ज़रूर बताना। पहले भी मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं वो ठीक होंगे, मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। तो इसका आंसर है रजिस्ट्रार, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। डैश इज द अपील्ड अथॉरिटी वेस्टेड विद पावर ऑफ अपील। हाँ, डैश इज द अपील अथॉरिटी वेस्टेड विद द पावर ऑफ अपील विजन एंड रिव्यू। तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। हमने जितने भी मतलब पुराने एमसीक्यू सेशन अटेंड किए या क्वेश्चन पेपर्स देखे, उनमें ये क्वेश्चन जो था वो बहुत जगह पूछा गया, बहुत ही जगह पूछा गया है। तो क्या इसका आंसर है? ट्रिब्यूनल इज द अपील्ड अथॉरिटी वेस्टेड विद द पावर ऑफ अपील विजन एंड व्यू। ये अगर आपने लेक्चर अटेंड किए होंगे ना, किसी भी चैनल पे जाके अगर आपने लेक्चर अटेंड किए हैं तो वहाँ पे ये चीज़ आती है। जब वो सोसाइटीज़ पढ़ेंगे वहाँ पे ये चीज़ दिखी जाती है, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल इसका जो है राइट आंसर है, ठीक है। आगे देखते हैं। मैक्सिमम अमाउंट टू बी पेड बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी एज अ ऑडिट फ़ी। ऑडिट फ़ी के नाम पे कोऑपरेटिव सोसाइटी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पैसा जो है वो दे सकती है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला देखिए 1 लाख, सेकंड देखिए 50,000, थर्ड देखिए 20,000, या फोर्थ देखिए हाँ 10,000। तो क्या इसका आंसर है? जिन बच्चों को पता है तो बताइए। इसका आंसर है 1 लाख, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19। हेड ऑफ द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट इज, जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का हेड होता है उसे वो किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन देखिए रजिस्ट्रार, सेकंड देखिए स्टेट लेजिस्लेचर, थर्ड देखिए गवर्नर, फोर्थ देखिए सीएम, ठीक है। तो कौन होता है हेड उसका? उसका हेड होता है किसका? कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का हेड कौन होता है? रजिस्ट्रार होता है, ठीक है। तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए आप दे रहे हैं, ठीक है। तो आप कहाँ के हेड होंगे? ये चीज़ बच्चे पूछेंगे, सर हम किस जगह के हेड होंगे? देखिए फ्रेंड्स, जो रजिस्ट्रार होता है ना वो ऑल ओवर वही हेड होता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज जो होते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार को भी पावर्स दी जाती हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट संभालने की। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। ऑल इंडिया कोऑपरेटिव है। ऑल इंडिया कोऑपरेटिव कांग्रेस हेल्ड इन द ईयर, कौन से ईयर में हेल्ड हुई थी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1956, ऑप्शन नंबर सेकंड 1999, ऑप्शन नंबर थर्ड 1987, या ऑप्शन नंबर फोर 1980। तो कौन से ईयर में हेल्ड हुई थी? इन द ईयर 1956, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर। जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट था वो कौन से ईयर में आया था? वो आया था इन द ईयर 1984 में आया था, 1989 में आया था, 1999 में आया था, या 1960 में आया था? तो ऑप्शन अपना मुझे बताइए, क्या आंसर है? इसका आंसर है इन द ईयर 1984। आगे, द मोस्ट कॉमन है सर, द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस फॉर द पर्सनल कंप्यूटर इज। अब इसमें डिफरेंट टॉपिक्स भी हैं। तो जो मोस्ट कॉमन जो है वो स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर के लिए जो यूज़ किया जाता है वो क्या है? फ्लॉपी डिस्क है, हार्डवेयर है, पेन ड्राइव है, या डोंगल है? तो क्या आंसर है इसका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर थर्ड, या ऑप्शन नंबर फोर्थ? तो आपके हिसाब से क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हु बिल्ड फर्स्ट कंप्यूटर माउस? किसने जो है वो पहला कंप्यूटर माउस बनाया था? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देखिए डॉगलस एंगलबर्ट, फिर चार्ल्स बेबेज, थर्ड आ गया एडवन स्मिथ। तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है डॉगलस एंगलबर्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड, हम कोशिश पूरी करेंगे कि डिफरेंट एमसीक्यूज भी और लाएं, जिसमें हम अभी तो फर्स्ट में ला रहा हूँ, इसके बाद भी होगा जिसमें हम और एमसीक्यूज आपके लिए लाएंगे। छान छान के हम एमसीक्यूज ला रहे हैं। हम असिस्टेंट रजिस्ट्रार के जितने भी टॉपिक्स हैं ना, सबका मिक्स एक एमसीक्यू सेशन लाएंगे, जिसमें बच्चे आप सब अपना अटेंड कर सकते हैं और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स दैट फॉल्स अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 आर कंट्रोल्ड बाय। वो कोऑपरेटिव बैंक्स जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 के अंडर कंट्रोल आते हैं, उसको कौन कंट्रोल करता है?
कौन बैंक्स को जो है वो उनको कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई कंट्रोल करता है, नाबार्ड कंट्रोल करता है, या एनसीडीसी कंट्रोल करता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर सेकंड है, ऑप्शन नंबर थर्ड है। ठीक है, बताइए वो जो बैंक्स हैं उनको उनका जो कंट्रोल होता है वो किसके हाथ में होता है? वो होता है आरबीआई के हाथ में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन नंबर 5, द प्रिंसिपल फॉलोज इन कोऑपरेटिव सोसाइटी इज। ये तो कॉमन क्वेश्चन है और ये बहुत ही जगह पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको आंसर बताता हूँ इसका। कौन सा प्रिंसिपल जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में ही फॉलो किया जाता है, कॉमन फॉलो किया जाता है, क्या होता है वो? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वन मैन वन वोट, वन मैन टू वोट, वन कम्युनिटी वन वोट। तो क्या आंसर है इसका? है वन मैन वन वोट। हर इंसान का एक ही वोट गिना जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में। ठीक है, जब भी वहाँ पे इलेक्शन नॉमिनेशन होती है वहाँ पे हर बंदे का एक ही वोट गिना जाता है। ठीक है, एक बंदा एक से ज़्यादा वोट नहीं डाल सकता। क्वेश्चन नंबर 26, द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ नेशनल इनकम कम फ्राम। जो नेशनल इनकम है, ठीक है, उसका सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो कहाँ से आता है? ठीक है, तो नेशनल इनकम गिनी जाती है, वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पैसा है वो कहाँ से आता है? प्राइवेट सेक्टर से आता है, गवर्नमेंट सेक्टर से आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है, या और कोई सेक्टर है उससे आता है? तो आपके हिसाब से जो सबसे ज़्यादा नेशनल इनकम में पैसा है वो कहाँ से आता है? वो आता है प्राइवेट सेक्टर से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो राइट आंसर है। आप आराम से वीडियो पास करके भी एमसीक्यू सेशन जो है वो अटेंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ फीचर ऑफ। जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है वो किस चीज़ का फीचर है? ठीक है, डायनामिक सोसाइटी का फीचर है, एग्रीकल्चर सोसाइटी का फीचर है, या प्राइमरी सोसाइटी का फीचर है? तो ये जो फीचर्स होते हैं, ये जो स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट है वो ये डायनामिक सोसाइटी का एक फीचर है। तो आप मुझे बताइए कि डायनामिक सोसाइटी कौन सी सोसाइटी होती है? अगर बच्चों को आपको पता है तो आप मुझे बता भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपके कमेंट सबके पढ़ूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, स्टैगफ्लेशन कंबाइंस द रेट ऑफ इन्फ्लेशन विथ। जो स्टैगफ्लेशन होती है वो कंबाइंस द रेट ऑफ इन्फ्लेशन विद स्टैग्नेशन, डेमोक्रेसी, कम्युनिकेशन, या कोऑपरेटिव्स। किसके साथ वो कंबाइन होती है? जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन होती है वो किसके साथ कंबाइन करती है? वो करती है स्टैग्नेशन के साथ। ठीक है, तो हाँ, स्टैग्नेशन के साथ वो कंबाइन करती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर कॉपरेशन ऑन इट्स फर्स्ट मैन्ड स्पेस मिशन गगनयान। इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ जो है वो एग्रीमेंट साइन किया है? ठीक है, गगनयान मिशन जो है उसके लिए। तो देख सकते हैं, ऑप्शन पहले देखते हैं। सबसे पहले पहला ऑप्शन आ गया फ्रांस, सेकंड आ गया जर्मनी, थर्ड आ गया रशिया, फोर्थ आ गया हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। तो आपके हिसाब से किस कंट्री के साथ जो है वो इंडिया ने जो है वो क्या बोलते हैं एग्रीमेंट साइन किया है फॉर द फर्स्ट मैन स्पेस मिशन गगनयान के लिए? तो वो किया है फ्रांस के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, हाँ, विच इंडियन ओरिजिन जर्नलिस्ट वन द पल्टीजर प्राइज फॉर 2021? ये आपको पता होना चाहिए, ये करंट अफेयर में क्वेश्चन जो है वो कई जगह पे मैंने देखा भी अभी। तो कौन से इंडियन जर्नलिस्ट ने जो है वो प्राइज़ जीता है, पल्टीजर प्राइज फॉर 2021? तो ये किसने जीता है? ये जीता है मेगा राजा गोपालन ने। मेगा राजा गोपालन ने जीता है। ठीक है, तो ये थे 30 क्वेश्चन थे आई थिंक। तो जो हमने आपके साथ डिस्कस किए, होप ये 30 क्वेश्चंस में से आपका स्कोर जो वो अच्छा रहा होगा, ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छे लगे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये एमसीक्यू सेशन अच्छा लगता है प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सब्सक्रिप्शन। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मैटर करती है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर कभी मत जाइए। जब भी आप चैनल पे विजिट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों को भी प्रमोट कीजिए कि वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम भी अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं आपको अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, स्टे ब्लेस।